हेलो फ्यूचर आइडियंस, तो क्या हाल है आप लोगों के। देखो, पहला वीडियो आया था जिसमें अपन ने हाइड्रोकार्बन का पार्ट 1 डिस्कस किया। अब देखो, कुछ लोगों को अभी ये डाउट है कि सर ये तो 11th का चल रहा है, जब 12th का आएगा ना तब मैं उसको अच्छे से देख लूंगा। अरे बेटा, ध्यान से एक चीज सोच के बता, हाइड्रोकार्बन की जितनी रिएक्शन है वो सारी तुमने 12th में तो पढ़ी है। तो ध्यान से सुन लो, हाइड्रोकार्बन का ये चैप्टर चाहे 11th में है लेकिन जेई मेंस के हिसाब से तुमको उसको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें पूरा एरोमेटिक है, ये सारा पूरा डला हुआ है। एडिशन रिएक्शन भी इसमें आ जाता है, एलिमिनेशन भी आ जाता है, रिडक्शन भी आ जाता है, और बेसिक जितना भी जीओसी का पार्ट है वो भी इसमें है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें आ जाता है, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म इसी के अंदर आ जाता है। तो ध्यान से समझना भाई, एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ। एनसीईआरटी कवर हो जाएगी, साथ ही साथ तुम्हारा जो रिवीजन वाला पार्ट है ना, कि जो हमने पढ़ा है 11th के अंदर वो भी रिवाइज होता जाएगा। और इसके अंदर 11th 12th दोनों मिक्स है इस चैप्टर में, काफी लेंथी चैप्टर है। ठीक है, तो इसको हमने 2 पार्ट में किया था, हो सकता है 3 में करना पड़ जाए, डिपेंड करता है भाई। देखो कितना बड़ा चैप्टर कितने टाइम में कंप्लीट होता है। देखो भाई, सबसे पहले समझो, कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था कि भाई बॉन्ड होते हैं सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद रोटेशन होता है। अब इसमें इतना समझाया गया है कि कन्फॉर्मेशंस का मतलब होता है कार्बन कार्बन के अबाउट इनफाइनाइट रोटेशन। अब रोटेशन इनफाइनाइट हो सकता है, लेकिन उसमें से कुछ फाइनाइट रोटेशन होते हैं जिनको हम कंसिडर करते हैं। मतलब जैसे कि स्टेगर्ड मानते हैं हम, गॉच मानते हैं, हम मानते हैं एंटीफॉर्म, जिसके अंदर हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की, मतलब स्टेगर्ड से भी ज़्यादा स्टेबल है। एक मानते हैं हम इक्लिप्स, मतलब इक्लिप्स होगा, पार्शियल इक्लिप्स होगा। ठीक है, एक गॉच होगा। स्टेगर्ड की बात करें तो उसमें गॉच भी मिल जाता है, एंटी मिल जाता है। अब देखो उन्होंने क्या समझाया, इस पूरे पोर्शन में उन्होंने इतना बताया है कि भाई कार्बन कार्बन बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल है, सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन हो सकता है। ठीक है, रोटेशन रिजल्ट इन डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेस के अंदर जो अरेंजमेंट होता है स्पेशल कहते हैं, इनटू डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ एटम इन स्पेस विच कैन चेंज इनटू वन अनदर। सच स्पेशल अरेंजमेंट्स की बात करें, अगर ऐसे अरेंजमेंट की बात करें तो उनके बारे में बात कर रहे हैं हम। सिंगल सिंगल बॉन्ड के अबाउट क्या रोटेशन हो रहा है। अब देखो इसको क्या क्या नाम दिया है, कन्फॉर्मेशन भी कहते हैं, कन्फॉर्मर भी कहते हैं, और रोटामर भी कहते हैं। ये तीनों चीजें हमने पढ़ी है। मतलब कहीं ना कहीं अगर आपको उसको ज्यादा डेप्थ में पढ़ना चाहते हो तो आप अपने आइसोमेरिज्म के नोट्स ओपन कर लेना, वहां पे आपको जहां कन्फर्मेशन मिलता है उस पोर्शन में आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई सर ये चीजें हमने डिस्कस करी है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सबसे बड़ा बात इन्होंने क्या लिए, ये वाला पॉइंट जो है बहुत ही बढ़िया है। इन्होंने बोला है कि भाई 1 से लेके 20 किलो जूल पर मोल तक का जो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा वो हमें रोटेशन के अंदर मिल जाता है, जिसको नाम दिया है टॉर्सियोनल स्ट्रेन। मतलब बॉन्ड बॉन्ड का जो रिपल्शन है उस रिपल्शन को नाम दिया गया टॉर्सियोनल स्ट्रेन, और यही इतना अमाउंट एनर्जी का चाहिए। अब देखो सिंपल सी बात यह है, रूम टेम्परेचर पर इतनी एनर्जी अवेलेबल होती है, इसलिए कन्फर्मेशन आसानी से रूम टेम्परेचर पर हो जाता है। इसलिए कन्फर्मर्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते, दे आर नॉट सेपरेबल। अब ये पॉइंट चला जाता है आईआईटी जेईई के हिसाब से, लेकिन शुरुआत देखी जाए तो यहीं से है कि भाई टॉर्सियोनल स्ट्रेन क्या है। ये ऐसा स्ट्रेन है जो इंटरेक्शन बिटवीन एडजेसेंट बॉन्ड, अगल बगल के बॉन्ड्स के बीच का इंटरेक्शन है, इसमें एनर्जी खर्च होती है। इस एनर्जी का रेंज 1 से लेके 20 किलो जूल पर मोल तक उन्होंने रखा है। मतलब इस बीच में एनर्जी होगी और इतनी एनर्जी रूम टेम्परेचर मिल जाती है, इसका मतलब आसानी से कन्फर्मेशन हो जाता है। फिर और क्या बात करिए, फिर इथेन के कन्फर्मेशन को डिटेल में डिस्कस किया है। और सुनना ध्यान से, इथेन के कन्फर्मेशन पे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं जेईई मेंस के अंदर, और बोर्ड में भी आ सकता है। C2H6 है, मतलब 2 कार्बन है, CH3 इधर CH3 इधर, रोटेशन की बात कर रहे हैं। सामने सामने रहा तो इक्लिप्स रहेगा, और घूम गया तो एंटी हो जाएगा, स्टेगर्ड हो जाएगा। लेकिन हमको पता है कि हमारे पास जब इथेन है तो 2 ही पॉसिबिलिटी, या तो हमें बना सकते हैं इक्लिप्स या बना सकते हैं स्टेगर्ड। मतलब कुल मिला के मुद्दे की बात है कि कार्बन कार्बन एक्सिस के अबाउट क्या होगा, रोटेशन होगा। रोटेशन से बनने वाले स्ट्रक्चर जिनको हम कन्फॉर्मर कहते हैं, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स भी कहलाते हैं, रोटामर भी कहलाते हैं। फिर मुद्दे की बात, जो सबसे बढ़िया बात मुझे यहाँ पे समझ में आती है वो यह है कि सर देखिए, वन सच कन्फॉर्मेशन जिसमें सारे हाइड्रोजन एटम अटैच टू कार्बन्स आर क्लोज टुगेदर, मतलब आमने सामने इक्लिप्स करा रहे हैं, बिल्कुल आमने सामने आ गए जितना पॉसिबल हो सकते हैं, और जिसमें एज फार एज पॉसिबल नॉन एज स्टेगर्ड कन्फॉर्मर। इसके अलावा जो भी कुछ आप सोच पा रहे हो, मतलब यहां से यहां के बीच में जितने भी 1 2 3 4 5 6 7, हो सकता है आपको लगे से हिल नहीं रहा, हर छोटे छोटा एंगल जो है उसको नाम दिया स्क्यू कन्फॉर्मर्स। मतलब स्क्यू तो इनफाइनाइट है, और जो फाइनाइट नंबर में है वो कौन कौन से हैं, इक्लिप्स और स्टेगर्ड है। फिर उन्होंने बोला है कि इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और था जो आई थिंक हाईलाइट नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो आगे आएगा तो बताऊंगा। अगर एनर्जी की बात की जाए तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट 1 से लेकर 20 के बीच में है। इथेन के अंदर एनर्जी बहुत कम चाहिए, इसलिए आसानी से क्या हो जाता है, रोटेशन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर 2 पॉइंट और मेंशन किए, सोहर्स और न्यूमैन प्रोजेक्शन। सोहर्स न्यूमैन, अब जो अभी आपके सामने चल रहा है ये कौन सा है,
न्यूमैन है। इसके पहले अब यहां से बात कर लेते हैं, चलो समझिएगा। सोहर्स प्रोजेक्शन में क्या बोला है, ऐसा प्रोजेक्शन जिसमें मॉलिक्यूल को व्यू करते हैं मॉलिक्यूलर एक्सिस के अलोंग, मतलब मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर एक्सिस के अलोंग देखा जाता है। आई बात समझ में? आपको इस तरह का साइड व्यू दिख जाएगा। इस तरह के साइड व्यू के अंदर आप ध्यान से देखें, जब H के सामने H आ रहा है, H के सामने H आ रहा है, H के सामने H आ रहा है, तो ये क्या हो गया, एक्लिप्स हो गया। जब H के अपोजिट में H है, एक H ऊपर एक नीचे की तरफ है, इस H के अपोजिट में ये H है, इस H के अपोजिट में ये H है, इसको क्या कहेंगे, इसको इक्लिप्स कहेंगे। मुद्दे की बात ये है कि जब बॉन्ड एंगल एक दूसरे के 120 पे इंक्लाइंड है तो उससे हमें क्या कहा है इसके अंदर, इस केस में स्टेगर्ड आ गया। आई बात समझ में? ठीक है, अगर आमने सामने है, जीरो पर है, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, इक्लिप्स हो गया। मतलब कुल मिला के आपके पास एक ही मॉलिक्यूल को देखने के दो नजरिए, एक सोहर्स और दूसरा इक्लिप्स, सॉरी एक सोहर्स पैटर्न और एक दूसरा न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब बात करते हैं न्यूमैन की। न्यूमैन में क्या होता है, न्यूमैन में फ्रंट व्यू होता है, फ्रंट व्यू पर जो आता है कार्बन उसको डॉट से देखते हैं, पीछे वाले को सर्कल से बनाते हैं, इतनी बात पता ही है। तो ये वाला पोर्शन जो है पूरा न्यूमैन के बारे में है। भाई जो फ्रंट में होगा वो डॉट बना दो, पीछे वाले सर्कल बना दो, अगर आमने सामने तो है तो इक्लिप्स है, और ऐसे घूम गए तो ये मिल जाएगा गॉच, नीचे वाला एंटी मिल जाएगा। उसके बाद अगर दोबारा घूम के आता है तो आपको पार्शियल मिल जाता है। लाइन ड्रॉस एट एंगल ऑफ 120, एक दूसरे के 120 के एंगल पे ड्रॉ किया हुआ है, और जो आपको कन्फर्म मिलता है वो 60 के एंगल पे मिल जाता है। ठीक है ना, कुछ कुछ पॉइंट ऐसे जो आप पढ़ सकते हैं, बहुत सिंपल से हैं। प्रोजेक्शन में मॉलिक्यूल व्यू एट द कार्बन कार्बन बॉन्ड हेड ऑन, मतलब ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो आप ऐसे फ्रंट से देख रहे हो उसको। हेड ऑन देखना मतलब आपका फ्रंट व्यू हो गया, जिसमें कार्बन फ्रंट पे होगा, पिछला बैक होगा। इतनी बातें हो गई। इथेन का कंफर्मेशन दिखाया है इन्होंने, बेसिकली इथेन की बात कर रहा है। ये वाला एक्लिप्स है, ये वाला स्टैगर्ड है। इसी को देखने का नजरिया अलोंग द बॉन्ड, जिसको हम साइड व्यू बोल सकते हैं, उसमें हमने उसको पढ़ा था सोहर्स के अंदर। ठीक है, इतनी बात होती है। फिर और बात करते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी, राइट। यहाँ पे हमें पॉइंट मिल जाएगा, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कन्फॉर्मर। देखो भाई ऐसा है, जितना ज़्यादा एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होगा, रिपल्शन उतना ज़्यादा होगा, जितना रिपल्शन ज़्यादा होगा उतना स्टेबिलिटी कम होती जाती है। तो मुद्दे की बात यह है कि सर सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, जो सबसे ज़्यादा एक दूसरे से दूर हो, और जितना आसपास होगा, जितना क्लोज होगा, एक दूसरे के पास होगा, उतना रिपल्शन बढ़ता जाएगा। तो इक्लिप्स जो होता है वो अनस्टेबल होता है, स्टेगर्ड होता है वो स्टेबल होता है। इतनी सी बात यहाँ पे बोली गई है। इसमें कुछ इन्होंने और पॉइंट ऐड किए हैं, जैसे कि staggered in the form of ethane, electron clouds of carbon hydrogen bonds are as far as possible. There are minimum repulsive force. आई बात समझ में? मिनिमम एनर्जी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ये स्टेगर्ड की बात हो गई। फिर उसके बाद बोला गया है जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स कम क्लोजर टू ईच अदर रिजल्टिंग इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपल्शन, रिपल्शन बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इतनी बात हो गई। एज ऑलरेडी मेंशन, रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड विच अफेक्ट्स स्टेबिलिटी ऑफ कन्फॉर्मर इज नॉन एज टॉर्शनल स्ट्रेन। जो एक बॉन्ड के दूसरे बॉन्ड के साथ इलेक्ट्रॉन क्लाउड का रिपल्शन है ना, इसको नाम दिया टॉर्शनल स्ट्रेन। इसी को समझाने के लिए इन्होंने डेटा की बात करी होगी। यहाँ पे देखो भाई, ये रहा वो डेटा, इस डेटा की बात करते हैं। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम फॉर्म्स इज द ऑर्डर ऑफ 12 किलो जूल पर मोल। मतलब स्टेगर्ड और इक्लिप्स के बीच का जो एनर्जी गैप है ना, वो कितना है, 12.5 किलो जूल पर मोल। अब ये बहुत स्मॉल है। इवन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स, रूम टेम्परेचर पे भी इथेन्स मॉलिक्यूल गेन थर्मल और काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट इनफ टू ओवरकम द एनर्जी बैरियर ऑफ 12.25। इसका मतलब क्या हो गया, आसानी से कंफर्मेशन। भाई ये पढ़ लेना एक बार, ध्यान से सुन लो, ध्यान से पढ़ लेना। इसमें लिखा गया है कि 12.5 तो आराम से मिल जाती है, और जब आराम से मिल जाती है तो किसी भी रूम टेम्परेचर पर ये एनर्जी हमेशा अवेलेबल होगी। तो इथेन का मॉलिक्यूल घूमता रहेगा। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि भैया देखो ऐसा है, इट इज नॉट पॉसिबल, ये है मुद्दे की बात, टू सेपरेट आइसोलेट डिफरेंट कन्फर्मर्स ऑफ इथेन। इथेन के कन्फर्मर को आप आसानी से सेपरेट नहीं कर पाते। अब दिमाग में एक सवाल क्लिक करता है, सर क्या आगे वाले सेपरेट कर सकते हैं? नहीं, ये एनर्जी गैप जो 1 से लेकर 20 के बीच में है, ठीक है। हालांकि इन्होंने इथेन के लिए बात करी, लेकिन सबके लिए एप्लीकेबल है कि आप कन्फर्मर को सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि एनर्जी गैप इनमें इतना कम है ना। या ऐसे बोल सकते हैं कि जिस एनर्जी गैप पर ये टॉर्शनल स्ट्रेन का जो वैल्यू है उसको ओवरकम किया जा सकता है इन दी फॉर्म थर्मल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। जैसे रूम टेम्परेचर में एनर्जी पड़ी है, वही एनर्जी जब घूमेगी तो किस में काउंट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, तो वो आसानी से मिल जाती है। इस वजह से क्या होता है, आप बोल सकते हो कि
बहुत ही आसानी से या बहुत आराम से क्या होगा, मॉलिक्यूल घूमेगा, कंफर्मेशन आसानी से कर लेगा। इसका मतलब आपको सेपरेशन का मौका नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो इसका मतलब कुल मिला के ये वी कैन नॉट सेपरेट कन्फर्मर, इतनी बात सीखनी है। फिर आता है अगला पॉइंट एल्कीन का। अच्छा, एल्कीन के बारे में क्या जानते हो? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसी की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे बोला गया कि भाई एल्कीन कौन होते हैं? वो अनसेचुरेटेड होते हैं, इतना तो हमको पता ही है। डबल बॉन्ड होता है, यही पता है हमको। इसमें 2 कार्बन होंगे मिनिमम जिनके बीच में डबल बॉन्ड होगा, एक sp2 दूसरा sp2, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। मुद्दे की बात, फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। फिर इनको क्या कहते हैं? ओलिफिन्स, मतलब ऑयल फॉर्मिंग क्या कहते हैं? ओलिफिन्स कहते हैं, ये भी पढ़ लेना। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ आ जाते हैं अब स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड। अरे भाई लोगों, केमिकल बॉन्डिंग इतना पढ़ने के बाद स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड पढ़ेंगे क्या अपन? नहीं सर, जरूरी तो है। तो उस मुद्दे की बात क्या क्या है? कार्बन बॉन्ड डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा है एक पाई है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? सिग्मा। वीक कौन सा होगा? पाई। तो देखो एनर्जी सिग्मा के लिए 397 किलो जूल पर मोल, 284 किलो जूल पर मोल पाई बॉन्ड के लिए, इसको अंडरलाइन कर लेना। फिर इधर sp2 इधर sp2, दोनों कार्बन के sp2 के बीच में एक 2 पाई, जो ऐसे 2p बोल सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है? एक साइड वे ओवरलैपिंग हो रही है, इससे पाई बॉन्ड बन रहा है और सिग्मा बन रहा है हेड ऑन से। ठीक है, इसके बाद और देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां लिखा है, देखना। हमने क्या कहा? पाई बॉन्ड जो होता है वीक बॉन्ड होता है ड्यू टू पुअर साइड वे ओवरलैपिंग बिटवीन 2p ऑर्बिटल्स। भाई साहब ये इंपॉर्टेंट है। इस वजह से ये आसानी से क्या कर सकते हैं? एल्कीन बिहेव एज ए सोर्स ऑफ लूजली हेल्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। मतलब आपका जो एल्कीन है ना, वो एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का काम करता है, काइंड ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इसलिए एल्कीन्स जो है आर इजीली अटैक्ड, इन पर आसानी से अटैक कर सकता है कोई भी रिएजेंट या कंपाउंड विच आर इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के सर्च में कौन होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है। इसका मतलब मुद्दे की बात यह है कि एल्कीन पर इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ सकता है, और एल्कीन पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ने को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मुद्दे की बात ये कि कहना चाह रहा भैया इस पॉइंट को हाईलाइट करके अंडरलाइन कर लेना कि इस पॉइंट में बोला कि एल्कीन पर आप आसानी से एडिशन करा सकते हैं, एल्कीन पर आप इलेक्ट्रोफाइल जोड़ सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन की तलाश में होता है और पाई बॉन्ड जो होता है वो लूजली हेल्ड होता है, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर बहुत ईजिली रिलीज हो जाते हैं। फिर इसके मुद्दे की बात यहाँ पे क्या बोला गया है? स्ट्रेंथ ऑफ डबल बॉन्ड, उसकी एनर्जी बता दी इन्होंने 681 किलो जूल। अब कोई बोलेगा सर एनर्जी सारी याद करूँ क्या? देख भाई ऐसा है, एनसीईआरटी में लिखा है ना, पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है, तो एक बार आप देख के जाओ। उसको पूछना होगा तो बहुत तरीके से पूछेगा आपसे, वो ऐसा नहीं पूछेगा बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट, भाई 681 दे दिया, 82 दे दिया, 83 दे दिया, अब 681 था, 82 था, 83 था, कैसे निकालूँ? ऐसे नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक रमसम आइडिया पता होना चाहिए। फिर उसके बाद कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंथैल्पी इसने कितनी दी है? 348 किलो जूल। ठीक है, सिंगल सिंगल ही लिखा है ना। हाँ, तो भाई देखो ऐसी बात, ये वाली बात इसके अंदर हो गई। अब देखो मुझे समझ में आ गया कि सर अगर एल्कीन में पाई बॉन्ड इजीली रिएक्शन कर सकता है, मतलब एल्कीन की बहुत सारी रिएक्शन है, बिल्कुल हमने पढ़ी एडिशन। अब देखो मुद्दे की बात, 11th का चैप्टर हमने पढ़ा, उसमें हमने कहीं भी ये सब चीज़ें डिस्कस नहीं करी। हमने सीधा 11th का बाद जब 12th में ऑर्गेनिक पढ़ी तो हमने एडिशन रिएक्शन पढ़ा, लेकिन ये सब कुछ दिया हुआ है 11th के एनसीईआरटी में। तो भाई साहब कहने के लिए चैप्टर हाइड्रोकार्बन होगा, लेकिन ये सारा का सारा जो मुद्दा है ना, ये सब 12th में पढ़ाया जाता है, 12th में ही पढ़ते हो, 12th में ही सीखते हो। अब सुनो, देखो ये कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए पाई क्लाउड बनाया है, ऊपर नीचे से डबल रोटी रखी हुई है, बात समझते हो? ठीक है, वेरी गुड। फिर देखो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ देखो कितनी है, 110, और कार्बन कार्बन के बीच की 134। ठीक है ना। अब ऐसे सोचा जाए, मान लो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सर 134 है, कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ तो सिंगल बॉन्ड है तो लेंथ ज्यादा होनी चाहिए। नहीं, जो कंपैरिजन होता है वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के बीच का होता है। उसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी। लेकिन आप ये कभी नहीं बोल सकते कि कार्बन हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में बॉन्ड है, क्योंकि देखो हाइड्रोजन छोटा आइटम है ना भाई लोगों, उस हिसाब से बॉन्ड लेंथ। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन के बीच की कैसी भी हो, ठीक है ना, वो कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ से तो ज्यादा ही होगी। ठीक है, वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। फिर यहाँ पे नोमेनक्लेचर की बात है। नोमेनक्लेचर में तो सिंपल सी बात है, इतना बोल के खत्म करता हूँ। एल्कीन का नोमेनक्लेचर करना है, एल्कीन को प्रायोरिटी दो, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दो। अगर सब्सटेंट नहीं दिए हुए हैं तो उसके सब्सटेंट दिए तब भी प्रायोरिटी तो डबल बॉन्ड को ही दोगे। हाँ, फंक्शन ग्रुप आ जाता है तब प्रायोरिटी फंक्शन ग्रुप की हो जाती है, लेकिन फिलहाल के लिए एल्कीन की बात चल रही है। और एल्कीन में क्या
इथीन होगा, प्रोपीन होगा, ब्यूटीन होगा। ब्यूटीन में 2 ऑप्शन होंगे, 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन, डिपेंड करता है कि पोजीशन कौन सी। जैसे यहाँ लिखा है 1 2 3 4। भाई साहब ये आईपीसी है, सिंपल सी, इसको रिवाइज कर लेना, एग्जाम में सवाल आ जाएगा। तो फिर ऐसा नहीं हो कि अपन को दुख हो कि यार सिंपल सा क्वेश्चन आया था आईपीसी का और मेरा वो भी गलत हो गया। फिर उन्होंने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं। इसमें अपन बेसिक गलती क्या कर देते हैं कि हमें जब भी स्ट्रक्चर इस तरह CH3 होल ट्वाइस दिया है तो अपन इसको समझ नहीं पाते कि भाई ये 2 बार लिखना है, तो आपको ऐसे ब्रांच बना के लिखनी है, ठीक है। सिंगल सिंगल इस तरह बॉन्ड दिया जाता है तब तो तुम आराम से देख लेते हो, नंबरिंग कर देना 1 2 3 4 5 6 7 8, जिस तरह से नंबर लिखा है उसका तुम्हारा आंसर आ जाएगा। फिर आ जाते हैं कि सर आइसोमेरिज्म की बात कर रहा है डबल बॉन्ड के साथ, क्यों ऐसा कर रहा है? अरे बेटा जी याद दिलाऊं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तुमने कब पढ़ा था? जब तुमने पढ़ा कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड रेस्ट्रिक्शन। अगर बॉन्ड रेस्ट्रिक्शन तुमने पढ़ लिया कार्बन कार्बन के बीच का, तो बॉन्ड क्या होता है? रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड के अंदर रोटेशन नहीं हो सकता, और जहां रोटेशन नहीं हो सकता वहां ज्योमेट्रिकल होने की संभावना है। अगर RRS है, अब याद दिला देता हूं, नोट्स का पन्ना पलट लेना, उसके अंदर आपको डेफिनेटली मिलेगा जहां RRS मतलब रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम होता है, उस केस में डबल बॉन्ड के दोनों तरफ की वैलेंसी अगर डिफरेंट है तो ज्योमेट्रिकल हो जाता है। कंडीशन क्या है? L1 L2 मतलब सब कुछ प्लेन में, मतलब प्लेन वाले केस में जब सब कुछ प्लेन में है तो ये साइड वाला सिस और ये वाला ट्रांस, इतनी बात इसने करी है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात, अच्छा ये तो सिंपल सा है ही कि भाई बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ लगा है, उसको उठा के यहाँ रख दोगे तो ये 1 1 की जगह 2 हो जाएगा। अब सोचो ना, अब एल्कीन में क्या कर सकते हैं? आप एल्कीन के अंदर पोजिशन आइसो बना सकते हैं 1,2 पोजीशन पे, 1 पे आ गया 2 पे आ गया तो एक दूसरे के क्या हो गया? पोजिशन आइसोमर हो सकते हैं। आप एल्कीन उठा सकते हैं, उसके रेस्पेक्ट में आप इस तरह से ये बना सकते हैं। मतलब आप बोलेंगे कि भाई सर सिंपल सी बात ये है कि रिंग चेन आइसोमेरिज्म हो रहा है इस तरह से, ये वाला केस दिया डबल बॉन्ड में और यहाँ उठा के ही दे दिया, दोनों का डी बराबर ही तो है, तो रिंग चेन बना लोगे इसके अंदर, जिसी का फंक्शन भी कह सकते हो, क्योंकि एक एल्कीन है और एक एल्केन है और एक एल्कीन है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के अंदर क्या मिलेगा आपको? ज्योमेट्रिकल मिल सकता है, चेन मिल सकता है, पोजिशनल मिल सकता है भाई लोगों, सॉरी ज्योमेट्रिकल तो मिलेगा आपको स्टीरियो के अंदर, चेन मिल जाएगा, पोजिशनल मिल जाएगा। इन्होंने एक चीज और नहीं लिखी, इन्होंने रिंग चेन नहीं लिखा, रिंग चेन की अपन बात कर लेते हैं। रिंग चेन जो कि फंक्शनल भी होगा तो वो भी आपको मिलेगा। जैसे आपने अभी देखा कि मैंने 4 कार्बन की रिंग बना दी, 4 कार्बन की चेन बना दी, चेन में डबल बॉन्ड था, उधर ये भी तो एक दूसरे के क्या है? आइसोमरी तो हुए। वेरी गुड, तो इतना पोर्शन अपना स्ट्रक्चर में आ जाता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं मुद्दे की बात पर वापस से, जिसके बारे में आपको बता रहा था। देखो भाई लोगों, इस पेज पे आ जाना, हेडिंग लिखा है ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल तुमको आता है, बहुत सिंपल सा क्या है, एक कार्बन दूसरे के साथ जुड़ा है डबल बॉन्ड के साथ, इधर 2 वैलेंसी इधर 2 वैलेंसी, अगर ये x है तो इसको y होना चाहिए, अगर ये x है तो इसको y होना चाहिए। x x सामने है, x सुनते ही याद आ गया कुछ कुछ, x x सामने है तो क्या है? सिस है। इसी x को इधर घुमा के इधर रखो, ये x इधर है, x इधर है, y इधर है और y इधर है। भाई लोगों ये दोनों अपोजिट है क्या? अगर अपोजिट है इसका मतलब ट्रांस में है, ट्रांस में तो ये ट्रांस हो गया, सिस हो गया, इतना ज्योमेट्रिकल है। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें भी इन्होंने करी है ज्योमेट्रिकल से रिलेटेड, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, पोलैरिटी, सॉल्युबिलिटी, उसकी बात भी करता हूं। तो देखो सिंपल सी बात पहले तो ये कि ज्योमेट्रिकल पहचानना कैसे है, समझ लो। कार्बन कार्बन बॉन्ड के अबाउट एक्स वाई डिफरेंट हो गए, एक्स वाई डिफरेंट, इसका मतलब ज्योमेट्रिकल दिखा सकते हैं। आई बात समझ में? अच्छा इसने x लिखा है, y लिखा है, इधर y लिखा है, x लिखा है, इसमें देखो इसमें x x आमने सामने थे, इसमें x के सामने अब x नहीं होके y आ गया, तो ये एक दूसरे से अगर आप ध्यान से देखें तो स्टीरियो केमिस्ट्री में डिफरेंट हो गए, अरेंजमेंट इन प्लेन डिफरेंट हो रहा है अबाउट डबल बॉन्ड। अब यहां आ जाते हैं, देखो पोजीशन की बात कर रहा है of atoms or group in space in 2 arrangements is different, therefore they are stereoisomers। देखो सिंपल सी बात ये कि अगर लैंग्वेज पे जाते हैं ना तो ये बहुत सारी बातें ऐसी करता है जो हमको अच्छा नहीं लगता पढ़ने में, बोला यार तो ये नॉर्मल सी बात है। कुल मिला के मुद्दे की बात ये, यहाँ से यहाँ तक के पूरे पैराग्राफ में इन्होंने इतना बोला है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, उस केस में अगर प्लेन में है, ठीक है, तो उस केस में 2 पॉसिबिलिटी है, मतलब वैलेंसी प्लेन में, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड। अब ये दोनों अगर x सामने हैं, सेम साइड में है, तो ये सिस हो जाएगा और ये अपोजिट है तो ये ट्रांस हो जाएगा, इतनी बात कर रहे हैं। फिर ये इसको बोल रहे हैं कि इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और ये आइसोमेरिज्म जो है स्टीरियो आइसोमर का पार्ट है। दे वुड हैव सेम ज्योमेट्री इफ एटम और ग्रुप अराउंड कार्बन कार्बन बॉन्ड कैन बी रोटेटेड, बट रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन बॉन्ड इज नॉट फ्री। इनका कहने का मतलब ये है कि भाई साहब अगर
यहां समझाते हैं आपको। यहां x के सामने x है, y के सामने y है, यहाँ x के सामने y है, यहाँ x के सामने y है। आई बात समझ में? तो पहले x के सामने x था, फिर x के सामने y आ गया। ये दोनों सेम हो जाते अगर ये घूम सकता, एक को रोक के दूसरे को घुमा सकते, लेकिन हमको पता है डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। इसका मतलब ये जैसा है वैसा रहेगा, ये जैसा है वैसा रहेगा। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के लिए अलग अलग आइसोमर हो गए, अलग अलग अरेंजमेंट हो गए, किसमें? 2D के अंदर, प्लेन में। इस केस में आप बोल सकते हैं कि भाई एक दूसरे के लिए क्या है? ज्योमेट्रिकल है। फिर मुद्दे की बात यहाँ पढ़ो, जब सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं तो उसको क्या कहते हो? सिस कहते हो। सेम ग्रुप साइड होते हैं तो उसको क्या कहते हो? ट्रांस कहते हो। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, बॉइलिंग पॉइंट लिखा है 274 और यहाँ लिखा है 277। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा लग रहा है? ऑब्वियसली 277। अरे सर ज्यादा अंतर थोड़ी है। अरे अंतर तो है ना, ज्यादा अंतर नहीं तो क्या, अंतर तो है। इसका मतलब ये हुआ कि सर बॉइलिंग पॉइंट में सिस ज्यादा है, ट्रांस है। क्योंकि देखो अगर इसका डाइपोल मोमेंट निकालोगे ना आप सिस का, तो 0.33 dy है डाइपोल, लेकिन ट्रांस का ऑलमोस्ट 0 काउंट होता है। तो मतलब जिसका डाइपोल ज्यादा वो ज्यादा पोलर, जिसकी पोलरिटी ज्यादा, ठीक है, जिसकी पोलरिटी बढ़ेगी उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है। जिसका डाइपोल ज्यादा, उसकी पोलरिटी ज्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ये मुद्दे की बात है जो यहाँ पे हमें सिखाना चाहता है। ठीक है, ये बात हमें पता है, मतलब कुल मिला के नोट्स 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 और कुछ नहीं। ठीक है, बस आपकी संतुष्टि के लिए। और कुछ कुछ पॉइंट ऐसे भी आ जाते हैं बीच बीच में जो यार वास्तव में है ना पता होने चाहिए। कई बार हम लोग हीरोगिरी में सोचते हैं अरे मैं पढ़ूंगा क्या एनसीईआरटी, मैं पढ़ूंगा, मैं तैयारी कर रहा हूँ आईआईटी की, लेकिन जब पढ़ने बैठते हैं ना फिर पता लगता है अरे भाई साहब मैं तो एनसीईआरटी ही पढ़ूंगा। ठीक है ना, और वैसे भी एग्जाम आ रहे हैं तो जरूरी है। ट्रांस ब्यूटेन इज नॉन पोलर, दिस कैन बी अंडरस्टूड बाय ड्रॉइंग ज्योमेट्रीज ऑफ टू फॉर्म्स। अरे सीधी बात है, डाइपोल निकालने की बात कर रहा है। ये बड़ी बड़ी बातें अंग्रेजी में लिखी गई है, लेकिन सिंपल सी बात ये कि दो अगर सेम है तो डाइपोल जुड़ जाएगा, अपोजिट तो डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल आउट करके वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 या ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी। ये आपको उसने निशान बना के भी दिए। देखो कितना बढ़िया आदमी है यार, मतलब देखो ना राइटर ने पूरी मेहनत करी है तुम्हारे लिए। बेटा देख ले, पढ़ ले, समझ ले, तेरे को समझ में आना चाहिए। इन केस ऑफ सॉलिड्स, अब मुद्दे की बात सुनो, ये बहुत जरूरी है। इस पर स्टार लगा लो सभी भाई लोग, सभी बहनें, सभी सभी जल्दी फटाफट स्टार लगाओ इस मुद्दे पर। इन केस ऑफ सॉलिड्स किसकी बात कर रहा है? सॉलिड की बात कर रहा है। ये ऑब्जर्व किया गया है कि ट्रांस आइसोमर का हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है सिस से। तो जो मुद्दे जो अपन बात करते हैं ना कि ट्रांस और सिस में, ट्रांस जो होता है वो ज्यादा सिमेट्रिकल है, ज्यादा सिमेट्रिकल होने के कारण उसके अंदर पैकिंग बढ़िया होती है, पैकिंग बढ़िया होती है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ये बात किसके लिए एप्लीकेबल है? सॉलिड्स के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, इसके बाद इसने कुछ क्वेश्चन दे दिए। ये ऐसा क्वेश्चन दिया है, कार्बन कार्बन के साथ एक H लगा है, एक Cl लगा है, इसमें ज्योमेट्रिकल हो रहा है। हाँ बुद्धि हो जाएगा, दोनों आमने सामने और दोनों अपोजिट। फिर एक कार्बन ये दिया हुआ है, ये देखो उसने सोल्यूशन भी दिया, कितना बढ़िया रखती है यार। अब मैं सीधा क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ। ओके, ये वाली बात पे आते हैं सीधा। अब आते हैं हम रिएक्शन के मैकेनिज्म वाले पार्ट पर चले जाते हैं। अब देखो कहने को 11th है, लेकिन सारा कुछ जो चल रहा है वो 12th का चल रहा है। अभी तक 11th का एक भी नहीं आया मेरे हिसाब से। तो हाँ ज्योमेट्रिकल बोल सकते हो, आया होगा, कंफर्मेशन आया, लेकिन अब जो जितनी रिएक्शन है ना तुम्हारे सामने वो सब कुछ 12th वाली आने में। देखो पहला क्या है? प्रिपरेशन। कोई कहता है कि सर एल्कीन बनाओ, मैं कहा एक काम करो एल्काइन में से पाई बॉन्ड कम कर दो। फिर लेकिन मुद्दे की बात है कि सर पाई बॉन्ड कम करे तो कितने करें? मैं कहा भाई एक ही करना, अगर तूने दो पाई बॉन्ड उड़ा दिए तो एल्केन बन जाएगा। बोला सर वो तो दिक्कत है, तो क्या करें? मैं कहा ऐसा काम करो, ऐसे रिएजेंट उठाओ जो पार्शियली आपके लिए हाइड्रोजनेशन कर दे। हाँ कौन है? बोला सोडियम में लिक्विड अमोनिया। मैं बहुत अच्छी बात है, बर्च रिडक्शन करा सकते हैं। फिर उसका लिंगलार्ड्स कैटलिस्ट की बात करते हैं। देखना भाई एक सेकेंड, इसमें देखो पढ़ो क्या क्या लिखा हुआ है। एल्काइन का पार्शियल रिडक्शन करना है कुल मिला के, किससे कर सकते हो? कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ डाई हाइड्रोजन मतलब H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडाइज्ड चारकोल पार्शियली डीएक्टिवेटेड विद पॉइजन लाइक सल्फर कंपाउंड और क्यूनोलिन। याद करो आपके नोट्स में आपको लिखाया गया है कि सल्फर कंपाउंड पॉइजनिंग करते हैं, और अगर पॉइजनिंग करेंगे या क्यूनोलिन की बात कर रहे हैं तो ऐसे कंपाउंड्स के प्रेजेंस में आपका H2 रिएक्शन तो करेगा लेकिन लिमिटेड अमाउंट में करेगा। कितने अमाउंट में करेगा? लिमिटेड में करेगा। तो इसका मतलब बात करना चाह रहे हैं लिंगलार्ड्स कैटलिस्ट की। देखो इसमें साफ लिखा है कि पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज मतलब पैलेडियम तो होगा विद चारकोल। भाई साहब देखो, अब देखो यही बात यहीं पर दिक्कत आती है। H2 पैलेडियम
BSO4, इट इज लिंडलार कैटलिस्ट, वो लिखते हैं। फिर कुछ लोग लिखते हैं पैलेडियम के साथ चारकोल विथ सल्फर या क्यूनोलिन, इसको भी क्या लिखते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। तो आपको दोनों के बारे में ध्यान रखना है। तो मैं ये कहूँगा पर्सनली भाई ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या आपको पता होना चाहिए पैलेडाइज्ड H2 डाइहाइड्रोजन के साथ पैलेडाइज्ड जो चारकोल है दैट इज बेसिकली लिंडलार कैटलिस्ट। इसका एल्काइन का रिडक्शन अगर करना है सोडियम लिक्विड अमोनिया से तो ट्रांस बनता है, ये बात आपको बताई दी थी कि हाइड्रोजनेशन H2 में करा रहे हो तो सिन एडिशन H2 चाहे रिडक्टिव कंप्लीट हो मतलब एक्सेस में हो या फिर वो पार्शियल हो, दोनों केस में H2 का रिडक्शन है। जबकि आपको पता है अगर आपने पैलेडियम लिया है चारकोल के साथ, ठीक है, तो आप जिसको लिंडलार कैटलिस्ट कहते हैं 100% सिंड एडिशन करता है। इसमें एक भी कुछ भी परसेंटेज ऐसा नहीं है जो आप बोल सकते थोड़ा बहुत ट्रांस तो बनता हो, थोड़ा तो बनता होगा, थोड़ा तो बनता होगा, नहीं, पूरा का पूरा सिस बन जाता है इसके अंदर। अच्छी बात ये है, आई बात समझ में, पूरी बात क्या सिस बन जाता है, 100% सिस बनता है इसमें, ये खास बात है। और ये खास बात जेई के हिसाब से काम में है, एनसीईआरटी वाले इस बात पे 100% वाली बात पे नहीं करेंगे, लेकिन आपको याद होना चाहिए। एल्काइन उठाया आपने उठाया सोडियम लिक्विड अमोनिया, बर्च रिडक्शन कर रहे हो आप, क्या करोगे, सोडियम का काम क्या होता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन देगा तो रिडक्शन करता है। याद करो इसके अंदर क्या होता है, एक रेडिकल बनता है एक माइनस बनता है, इसके अंदर एनाइन रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है। अब ये मुद्दे की बात कहाँ लिखी है सर कि वाला बेटा नोट्स चेक कर जाके रिडक्शन वाला पार्ट पढ़ना। रिडक्शन के अंदर जहाँ पे मैंने सोडियम लिक्विड अमोनिया लिखा है ना, वहाँ पे लिखवा है कि कार्बेनाइन और रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है इसके अंदर। वेरी गुड। ट्रांस की बात कर लेते हैं, उसके बाद ये रिडक्शन रिडक्शन रिडक्शन, बात खत्म। ये पैलेडियम का चारकोल, पैलेडियम का चारकोल मतलब रिडक्शन होगा लेकिन पार्शियल होगा। आपको एल्कीन बनाना है, बन गया। अब इसके बाद आते हैं, इसने कुछ और भी लिखा है, will propene obtain show geometrical isomerism, think for the reason in support of your answer। वेरी गुड। अरे क्या बात कर रहे हो सर, ये लो देखो प्रोपीन तो ये बनता है, प्रोपीन में 2 हाइड्रोजन होते हैं, एक हाइड्रोजन ये रहा, अरे ये कहाँ भाग जाएगा, ये कहाँ चला गया, रुको बेटा, प्रोपीन ये होता है, नहीं करेगा, बात खत्म, सिंपल सा है, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने बोला कि और क्या तरीका है, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, ये पढ़ो ये पढ़ो। अब याद करो एल्काइल हैलाइड के साथ क्या कर सकते हो, एल्काइल हैलाइड में एलिमिनेशन करा दो आप। कैसे कराओगे, एल्कोहलिक पोटाश मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व इन एल्कोहल, जिसको बोलते हैं एल्कोहलिक केओच बोलते हैं हम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये क्या करता है, एलिमिनेट करेगा हेलोजन टू फॉर्म एल्कीन। सीधी बात है भाई, देखो अगर आपको E2 एलिमिनेशन कराना है, अब मैं बोलता हूँ आपको, अगर यहाँ पे आपको डाउट आता है तो बेटा आप अपना E2 वाला पार्ट रिवाइज कर लेना, खत्म खेल। अगर आपको इस पोर्शन में डाउट आता है तो E2 रिवाइज करने की जरूरत है आपको, क्यों, क्योंकि आप E2 वाला पोर्शन भूल रहे हो। एलिमिनेशन में डीहाइड्रोजनेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन जाएगा, एक डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, आई रिपीट डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, हाइड्रोजन भी जा रहा है हेलोजन भी जा रहा है, एक H जाएगा X जाएगा। एंटी एलिमिनेशन होता है, पेरीपेलर एंटी पेरीप्लेनर मैकेनिज्म होता है, बहुत सारी बातें हुई थी, उन सबका इस्तेमाल यहाँ हो रहा है। अब सोचो, कहने के लिए एनसीईआरटी में हाइड्रोकार्बन के अंदर इन्होंने लिख दिया एल्कोहलिक केओच, बात खत्म। लेकिन बेटा जी अपन ने तो E2 पर बहुत सवाल सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि छोटा सा जो मुद्दा यहाँ लिखा गया है इस पर खोद कर कुरेद कर बहुत सारे क्वेश्चन IIT ने मेंस में पूछे हैं, एडवांस में पूछे हैं, तो अपन को इसको डिटेल में पढ़ना है। मतलब ये इतना सा पोर्शन तुम्हारे जीवन में इतना सारा कलेश करके जाता है, एग्जाम के अंदर सवाल आता है जब, समझ में आई बात। अच्छा, फिर आप बात करते हैं, छोटा मोटा कुछ पॉइंट और लिखे। हेलोजन के नेचर की बात कर रहा है, एल्काइल ग्रुप डिटरमाइन रेट ऑफ रिएक्शन। अगर 3 to 1 की बात करें तो डिग्री 3 to 1 में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, टर्शरी में, सेकेंडरी में, प्राइमरी में। देखो इंपॉर्टेंट चीज़ लिख दी। फिर उन्होंने एक चीज़ और बोली, हेलोजन में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, कौन सा बॉन्ड तोड़ना आसान है, बोला आयोडीन वाला, तो आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन। फ्लोरीन की बात तो हम करते ही नहीं, हमको पता फ्लोरीन के साथ तो बहुत सेलेक्टेड केसेज है हमारे पास, जनरली हम बात ही नहीं करते, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन के साथ या तो रिएक्शन होती नहीं होती है तो फिर इतनी एक्सप्लोजिव होती है कि आग लगा दी। याद आया, हेलोजन में फ्लोरीन क्या लगाता है, आग लगा देता है। फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स की बात करें, विसिनल मतलब अगल बगल में एक ब्रोमीन दोनों Br निकालने, जिंक डाल दो। ये भी कहाँ पढ़ाया था सर ने, बोला सर ये भी E2 में पढ़ाया है, बिल्कुल वही सही बात है। डीहेलोजिनेशन करवाना है तो इसमें क्या होगा, दोनों हेलोजन निकल जाएंगे, जिंक से बन जाएगा ZnBr2। यूज कर सकते हो NaI एसीटोन, NaI नहीं एसीटोन, ये भी यूज किया जाता है। इन दोनों के साथ आपने डीहेलोजिनेशन रिएक्शन पढ़ी है, दोनों के अंदर वही केस होता है, एक वैज पे होगा दूसरा डैश पे होगा, वो वाली बत्ती की बात है, E2 का खेल है। फिर आते हैं एल्कोहल बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन, याद दिला दूं ये कौन सी रिएक्शन है, अरे सर ये E1 है। हाँ, डिहाइड्रेशन अल्कोहल, अल्कोहल को डिहाइड्रेट करते हैं,
किससे करेंगे? कंसंट्रेट H2SO4, H3PO4, KSO4 ले सकते हो आप, P2O5 ले सकते हो, PCl5 ले सकते हो, POCl3 ले सकते हो, L2O3 ले सकते हो। इन सबसे डिहाइड्रेशन होता है। इन सब में डिहाइड्रेशन में अल्कोहल जो होता है आपका बेसिकली वाटर एलिमिनेट कर देता है। वाटर एलिमिनेट करने के बाद डिहाइड्रेट हो गया, इसका मतलब एल्कीन बन जाता है। मुद्दे की बात है कि अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है भैया? CnH2n+1 लिखा है, साथ में नहीं डिपेंडेंट अल्कोहल विद R। अच्छा R, ओके फिर तो ठीक है। ऐसे हम फॉर्मूला लिखते हैं CnH2n+2O, ये फॉर्मूला होता है अल्कोहल का। इसको अरेंज करोगे बेटा जी तो यही तो बन जाएगा। इसने क्या किया, R के बाद R को तो लिख दिया CnH2n+1, अल्कोहल को लिख दिया OH, अलग से लिख दिया, ठीक है ना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल की बात करें तो देखो उन्होंने एग्जाम्पल दिए तो होंगे कुछ ना कुछ। जी हाँ, कंसंट्रेट H2SO4 दिया है, हीट दिया है। याद करो हीट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो पानी फिर से बैकफायर कर देगा, अटैक करेगा, फिर से एल्कीन पर एडिशन कर देगा, एडिशन करके वापस से अल्कोहल बना देगा। तो ध्यान रखना, अल्कोहल का अगर डिहाइड्रेशन कराते हो तो आपको पता है कि सर OH भी जाएगा, H भी जाएगा, अल्फा से OH, बीटा से H। कंसंट्रेट H2O3 प्रेजेंस में आप डिहाइड्रेशन करा के एल्कीन बनाते हो, वाटर आ जाता है, बैकफायर हो जाएगा। पानी को यहाँ से हटाने के लिए हम यहाँ पे हीटिंग करते हैं ताकि पानी वेपराइज हो जाए, उड़ जाए, खत्म हो जाए। आई बात समझ में? चलो अब जल्दी से अच्छे बच्चे बनो, फटाफट से एक काम करो, इतना सा पोर्शन पढ़ लो फिजिकल प्रॉपर्टी का, ठीक है? तब तो मैं ब्रेक लेता हूँ। एल्कीन एज ए क्लास रिजेंबल एल्केन्स इन ए फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब एज ए क्लास की बात करें तो एल्केन जैसे ही होते हैं, कुछ खास अंतर नहीं है। पढ़ो, यहाँ से पढ़ो। आइसोमर तो पढ़ लिया अपन ने, डिफरेंस इन पोलर नेचर। पहले 3 मेंबर गैसेज होते हैं, द नेक्स्ट 14 आर लिक्विड, अगले जो 14 है वो लिक्विड है, उसके बाद अगर सॉलिड बन जाते हैं। इथीन इज कलरलेस गैस। आई मैं सजेस्ट करूंगा कि ध्यान रखना, इथीन कलरलेस गैस है, इस बारे में ध्यान रखिएगा। और एल्कीन्स आर कलरलेस, ऑर्डरलेस और वेरी गुड। इनसॉल्युबल इन वाटर, भाई साहब फिर से वाली बात आ जाती है, लाइक डिजोल्व लाइक। अगर खुद नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जैसे बेंजीन में, पेट्रोलियम, ईथर में क्या होंगे? सॉल्युबल होंगे। फिर आते मुद्दे की बात पे वापस से। देखो भाई, इसमें लिखा है दे शो अ रेगुलर इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। अरे यार ये तो वही वाली बात होगी ना, जिसका मास बढ़ता जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। अच्छा सर, फिर स्ट्रेट चेन्स में हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है एसोमर के रिस्पेक्ट में। देखो चाहे एल्केन लो, एल्कीन लो, एल्काइल लो, अगर तुम ब्रांचिंग बढ़ाते हो ना तो ब्रांचिंग बढ़ने का मतलब होता है कि आपका बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही समझाया था, हाइड्रोकार्बन के पिछले पार्ट में समझाया था, चाहो तो रिवाइज कर लेना। और जो जितने भी समझदार लोग इसको पहले देख रहे हो ना, आपको मेरा सजेशन है कि भाई साहब इसका पार्ट 1 पहले अपलोड हुआ है, उसको पहले जरूर देख लेना, नहीं तो क्या सीक्वेंस मैच नहीं करेगी। अपन हमेशा सीक्वेंस तोड़ देते हैं तो दिक्कत आती है। हम ये कहना चाह रहे हैं ब्रांचिंग बढ़ाते हो ना, तो जो चेन लंबी चेन है उसी को उतने ही कार्बन में ब्रांच बढ़ा दोगे तो क्या होगा? चेन की लेंथ कम और ऊपर जुड़ता जाएगा, तो सरफेस एरिया क्या हो गया? कम हो गया। एक इतना बड़ा सरफेस एरिया था वो पास पास आया तो छोटा होता चलेगा। सरफेस एरिया कम होने से अपने आप इंट्रैक्शन कम, वंडर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, अट्रैक्शन कम हो तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ये सारी बातें हमने लास्ट वाले पार्ट में डिस्कस करी थी। फिर आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी पे। ये प्रॉपर्टी हमें एक्चुअल में है ना थोड़ी देर पहले इसी ने समझा दी। कैसे समझाई थी? इन्होंने कहा था कि पाई बॉन्ड लूजली बॉन्डेड होता है। अगर लूजली बॉन्डेड पाई बॉन्ड है तो वो आसानी से क्या करेगा? टूट जाएगा। किसकी प्रेजेंस में? एक इलेक्ट्रॉन सीकिंग कंपाउंड या रिएजेंट जिसको बोला था, उसी को नाम क्या दिया? इलेक्ट्रोफाइल। कुल मिला के देखा पंडा था, बहुत बढ़िया बात लिखी है, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉन रिच सोर्स है, किसका? इलेक्ट्रॉन का। ड्यू टू विच दे शो एडिशन रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रोफाइल एड ऑन टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टू द एडिशन प्रोडक्ट। मतलब कुल मिला के इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ जाता है किस पे? एल्कीन पर। सम रिएजेंट्स ऑल्सो एड बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अच्छा, ये बात करना चाह रहा है आपके लिए, पता है किसकी? मार्कोनिकॉफ का एडिशन और एंटी मार्क प्रोडक्ट पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, दोनों बात कर रहा है। तो भैया मैं अब बताता हूँ, सुनो। इस पूरे पोर्शन से नीचे वाला जितना डिस्कस कर रहा हूँ उसके लिए अगर आपको लगता है कि सर मैं कुछ चीज़ें याद नहीं कर पा रहा, तो बेटा जी क्या करना पता है? सबसे पहले रिवाइज करना एडिशन रिएक्शन, HBr वाली, मतलब HX का एडिशन रिवाइज कर लेना पूरा, HX की पूरी कैटेगरी। टाइप 1 में जितने रिएजेंट्स थे, टाइप 1 और टाइप 2 दोनों रिवाइज करना, विद लोन पेयर वाले और विदाउट लोन पेयर वाले। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जो NCC बनाते हैं वो वाले, एक तो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन और क्लासिकल कार्बोकेटाइन का पूरा केस पढ़ लेना। मतलब शुरुआती में एडिशन पढ़ा था ना, वो पूरा पार्ट इसमें है। अब सुनो, इसके अलावा ये पहला पार्ट, ये वाला जो पोर्शन है वो कहाँ है? एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन। ये जितना रिडक्शन पढ़ा ना अपन हाइड्रोजन से,
जिसमें हमने बोला था H2 के साथ प्लेटिनम ले लो, पैलेडियम ले लो, निकल ले लो, ठीक है, रुइडियम ले लो, ये सारे के सारे, ये अपन ने जो रानी मतलब पढ़ा था, रानी मतलब रेने निकल पढ़ा था, ये सब के सब इस पार्ट में आ जाते हैं। तो एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। एल्कीन एड 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इन द केस प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम टू फॉर्म एल्केन। मतलब कुल मिला के 1 मोल जोड़ोगे, एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा, एल्कीन का एल्केन बन जाएगा, बात खत्म। सेक्शन 9.222। इससे अच्छा तो ये कि तुम नोट्स वाइज कर लो, जहां पर अपन ने पढ़ा था हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन और एल्काइंस, ठीक है, एल्केन एल्काइंस। फिर अगली बात करते हैं एडिशन ऑफ हेलोजन। एडिशन हेलोजन में अभी बात करी मैंने आपसे, HX का एडिशन, एक तो ये आपको पढ़ना चाहिए और दूसरा पढ़ना चाहिए आपको X2 का एडिशन। ये दोनों रिवाइज कर लो, तुम्हारा बहुत सारा पोर्शन कवर हो जाएगा, आगे वाला भी। क्योंकि अब समझो, यहां तुम जोड़ रहे हो HX, जोड़ किस पे रहे हो, हेलोजन पे, सॉरी जोड़ रहे हो आप एल्कीन पर, जोड़ रहे हो हेलोजन। लेकिन बेटा एल्कीन पर जब हेलोजन जोड़ता है तो तू बनाता क्या है, एल्काइल हैलाइड। मतलब जो 12th का पहला चैप्टर है, जो कि इसके बाद स्टार्ट होगा, उसमें हम यही तो बात करेंगे कि सिंपल सा एडिशन करा दिया, खत्म खेल, क्या हो गया, एडिशन हो गया तो मतलब क्या हो गया, एडिशन हो गया तो प्रोडक्ट में क्या बना, आपने एल्काइल हैलाइड ही तो बनाया। देखो भाई यहाँ पे क्या क्या लिखा बता देते हैं। हेलोजेंस जैसे ब्रोमीन, क्लोरीन एड टू द एल्कीन फॉर्म विसिनल डाइहैलाइड्स। However, iodine do not show addition reaction in under normal condition। अगर तुमको I2 जोड़ना है तो I2 नॉर्मल कंडीशन में नहीं जुड़ता, उसके मुझे यूज करना पड़ता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ये बात हमने पढ़ी है, याद आया। फिर इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये कितनी बढ़िया बात है, कई जगह पे लिखा होता है कलर रेडिश ब्राउन, किसका, Br2 का, जिसको हम बोलते हैं ब्रोमीन वाटर सोल्यूशन। यहाँ लिखा है रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ ब्रोमीन सोल्यूशन in a carbon tetrachloride is discharged when bromine add to a unsaturation site। कहना ये चाह रहा है कि जब जब तुम ऐसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पर Br2 का एडिशन करते हो इन CCl4, तो बेटा प्रोडक्ट तो बना ही लोगे तुम, एडिशन प्रोडक्ट बनाओगे, क्या कराओगे, एडिशन कराओगे। इस एडिशन प्रोडक्ट के साथ साथ और क्या होता है, इसके साथ एक काम और होता है, वो ये होता है कि जब तुम Br2 ऐड करते हो एल्कीन या एल्काइन पर, तो Br2 का रेडिश ब्राउन कलर जो हमने पढ़ा है ना, वो एक्चुअली रेडिश ब्राउन भी बोल सकते हैं, रेडिश ऑरेंज कलर भी। अब ये डिपेंड करता है उसको बुक्स में, लेकिन एनसीईआरटी रेडिश ऑरेंज लिखता है तो आपको पता होना चाहिए। कभी मान लो दोनों कलर आ गए तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग रेडिश ऑरेंज कलर को मार्क करके आ जाना, जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी लिखता है तो इसमें चैलेंज करने वाली कंडीशन नहीं है। और अगर मान लो आ भी गया और हम चैलेंज कर सकते हैं, भाई किसी किताब में लिखा है तो आपको डेफिनेटली बोनस मिल जाएगा या फिर आपको नंबर मिल जाएंगे, बात खत्म। देखो डिस्चार्ज हो जाता है मतलब कलर हो जाता है कलरलेस में, मतलब यहाँ कलर आ रहा है रेडिश ऑरेंज कलर, बाद में वो क्या मिल जाएगा आपको, कलरलेस मिल जाएगा। फिर ध्यान से सुनो, एडिशन ऑफ हेलोजन टू एल्कीन इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही एल्कीन और एल्काइन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है, ये बात जो मैंने लिखी थी, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको अगर नोट्स पढ़ोगे तो और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी, लेकिन ये सारा पोर्शन यहाँ से आपको देखना है। Br2 का एडिशन करा रहे हो, ये एनसीसी है, टाइप 2 रिएजेंट, ठीक है। Cl2 का एडिशन करा रहे हो, 2 Cl जोड़ दोगे। फिर आते हैं नीचे वाले मुद्दे की बात पे। तीसरी रिएक्शन जो है, पहली रिएक्शन तो आपने हाइड्रोजनेशन करवाया, H2 जोड़ा, दूसरे में आपने X2 जोड़ा, मतलब हेलोजन जोड़ा। अब आप क्या जोड़ रहे हो, हेलोजन का हैलाइड जोड़ रहे हो, अच्छी बात है भाई। क्या जोड़ सकते हो, HCl, HBr, HI। HF का वही केसेस आपको हमेशा बताया गया कि इस तरह की रिएक्शन, मतलब फ्लोरीन के साथ रिएक्शन हमारा बहुत कम है, ठीक है। फिर आते हैं मुद्दे की बात पर। मुद्दे की बात ये है कि भाई देखो, एल्कीन पर जोड़ना है, एल्काइल हैलाइड बनाना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हाइड्रोजन हैलाइड्स क्या है, HI, HBr और HCl है। Addition of halogen to alkene, addition of hydrogen halide is example of electrophilic addition, like before we have already discussed। अब देखो इसमें एक important point आता है, मार्क रूल के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, मार्क रूल के। मार्कोनिकॉफ जिसको बोलते हैं, मार्कोनिकॉफ ये साइंटिस्ट था, इसने एक नियम बनाया। उसने बोला कि देखो अगर तुमको हेलोजन जोड़ना है तो कैसे जोड़ोगे, एक हाइड्रोजन हेलोजन है तो कैसे जोड़ोगे। देखो मान लो मैं बोलता कि 2 हेलोजन है जैसे ऊपर वाले में, तब तो मुझे दिक्कत नहीं है, मेरा 2 Br है, दोनों को जोड़ दिया, बात खत्म। अब एक हाइड्रोजन एक Br है, तो किसको पहले जोड़ना है, जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, कौन होगा, H+। H+ को कहाँ जोड़े कि बाद में हेलोजन जोड़ा जाए, इसी नियम को पढ़ाने के लिए आए थे कौन, भाई साहब ये आए थे, मार्क रूल। इसके बारे में अपन ने बहुत सारी बातें और डिस्कस की। मैंने इसमें आपको एक चीज़ बताई थी कि बेटा अगर तुम स्कूल के एग्जाम में चलते हो तब तो ये जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वही रूल लिख के आ जाना, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इससे अच्छा तरीका है एडवांस मार्क रूल। उसमें ये बोला गया है कि आपके पास जो भी इलेक्ट्रोफाइल है, जनरली वो H+ होता है, आप जो भी इलेक्ट्रोफाइल है आप उसको इस तरह जोड़ो कि बनने वाला कार्बोकेटाइन एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बने।
बस यही रूल फॉलो करना है। तो इसमें इतनी पोर्शन में बात हुई है। जैसे इन्होंने क्या बताया कि भाई देखो हमने HBr लिया, H प्लस उठाया, Br माइनस उठाया। मैं ठीक है, अच्छी बात है। H प्लस का अटैक यहाँ करूँ तो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा 2 डिग्री पे, उस 2 डिग्री वाले पे जाके Br माइनस जोड़ दिया, 2 ब्रोमोप्रोपिन। उल्टा कर देता मैं, H का अटैक नंबर इस पे करा था 2 डिग्री पे, तो गलत बन जाता ना। इतनी बातें उन्होंने यहाँ पे करी है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या कहा है, अच्छा एक बार ये मार्कोनिकॉफ का जो रूल लिखा है इसको पढ़ भी लेते हैं। क्या कहते हैं कि these generalization of Markovnikov frame to frame a rule that called Markovnikov rule states that negative part of addendum मतलब एडिंग मॉलिक्यूल की बात कर रहा है ये, ठीक है, get attached to the carbon atom which possesses lesser number of hydrogen। अब सोचो ये बिल्कुल उल्टा हो गया जो तुमने पढ़ा है उससे, ठीक है। लेकिन स्कूल के एग्जाम में यही लिखा जाता है, ये सीखो कि स्कूल के एग्जाम में आपकी नोटबुक जो होगी एनसीईआरटी से बिल्कुल चेक होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको एनसीईआरटी में लिखना है, मतलब स्कूल में लिखना था, अब तुम बोलोगे सर 11वीं तो हमारी कंप्लीट हो गई, तो वही 11वीं का बच्चा तो देख रहा होगा, उसके लिए भाई कि भाई आपको रूल लिखना है। अगर तुमको अप्लाई करना है एग्जाम में सवाल सॉल्व करने के लिए तो ये रूल मत लगाना। सिंपल रूल क्या लगाओगे भाई, देखो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों पार्ट होते हैं। जनरली आपके पास HX होगा तो H प्लस होगा और X माइनस। एनसीईआरटी का रूल एक्सप्लेन करता है निगेटिव पार्ट के लिए कि निगेटिव पार्ट को वहां जोड़ो जहां हाइड्रोजन कम हो। हम कहते हैं भैया हम तो इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ेंगे वहां पे उस तरह से जोड़ेंगे कि हमें कार्बोकेटाइन जो मिले ना वो स्टेबल मिल जाए, उस पर जाके हम जोड़ देंगे बाद में X माइनस को, हमारा प्रोडक्ट तैयार है, ठीक है। फिर इसके मैकेनिज्म पे चले जाओ, ये देखो ये सब तुम पढ़ चुके हैं, मैकेनिज्म तुम पढ़ चुके पहले से। अटैक करना, प्लस बनाना, कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल मोर स्टेबल अल्फाइज गिने, आंसर आ जाएगा। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन पे जाके क्या करोगे, अटैक कर दोगे Br का। अगर आयल सेंटर बन रहा है तो प्रोडक्ट 2 गिनो, और अगर नहीं बन रहा तो 1 गिनो, ठीक है। ये आइसोमर के रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर आ जाते हैं इसके बाद एक पॉइंट और लिखा है, एडिशन रिएक्शन और HBr टू अनसिमेट्रिकल, उसके लिए क्या करना है, मतलब उसके लिए मार्क, वही वाली बात जो हम अभी कर रहे थे। फिर आते हैं कुछ और चीज़ों पर, हाँ ये रहा एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन, खराश इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट, खराश इफेक्ट की बात कर रहे हैं। अब खराश में से बोलना नहीं चाहिए, एक्चुअली ये खैरेश है, लेकिन ठीक है, मतलब हम नाम बिगाड़ के बोल देते हैं, हमारी आदत सी है, कोई बात नहीं। खैरेश इफेक्ट है, नाम वैसे भी बोलना नहीं है आपको, आपके सामने लिखा होगा। खैरेश इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, इन तीनों के बारे में बात कर रहे हैं। ये तीनों एक ही भाई, ये बोलो ये बोलो ये बोलो। पेरोक्साइड पहचानना आता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड मिलेगा, ठीक है। अब क्या है कि देखो मुझे अच्छे से याद है कि क्लास में जो सवाल सॉल्व कराया तो H2O2 उठा लेते सबसे पहले, फिर जनता इसको देखती है ना जब एग्जाम में, तो भाई साहब तोते उड़ जाते हैं, बोला ये क्या हो गया इतनी बड़ा मॉलिक्यूल, भाई साहब इसकी तो बात ही नहीं हुई थी। इसको ध्यान से देख बेटा, C6H5CO का होल ट्वाइस और O2 बाहर लिखा है, तो O और O लिखा है, फिर कुछ मॉलिक्यूल इधर लिखा गया है, कुछ मॉलिक्यूल इस साइड में लिखा गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये दोनों पोर्शन तो एक्स्ट्रा है और बीच वाला जो पार्ट है वो O लिंकेज है, तो ये पेरोक्साइड है। ये क्या है, पेरोक्साइड है। इसकी प्रेजेंस में HBr का रिएक्शन करा रहे हो, एंटी मार्क प्रोडक्ट बनता है। अब इसमें देखो सबसे अच्छी बात क्या है, इन्होंने बोला कि वाई वी आर नॉट एबल टू फॉर्म मार्क प्रोडक्ट इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। होता ये कि जब तुम HBr, HI या HCl लेते हो तो उसमें ऑब्जर्व किया गया है कि HBr के केस में ही हमें पेरोक्साइड मिलता है, HI में नहीं मिलता, HCl में नहीं मिलता। अब क्या है मुद्दे की बात उन्होंने समझाया, देखो ये चीज़ उन्होंने यहाँ समझाई है। मैं पहले इस बारे में बता देता हूँ कि वाई इट इज़ एप्लीकेबल फॉर HBr। इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है क्योंकि HCl जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है देन HBr, तो वो टूट नहीं पाता फ्री रेडिकल के मैकेनिज्म के थ्रू, मतलब डॉट नहीं बन पाता, H डॉट Cl डॉट नहीं बनता। और जब रेडिकल ही नहीं बनेगा तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आएगा कहाँ से, और जब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही नहीं होगा तो पेरोक्साइड इफेक्ट कैसे होगा। फिर HI के लिए उन्होंने क्या बोला, HI बॉन्ड तो बहुत वीक है, फिर उसमें कर दो। मैं कहा भैया उसमें समस्या ये है कि HI जैसे ही टूटेगा और वो बनाएगा H डॉट और I डॉट, और जो तुम्हारा I डॉट है ना वो I डॉट खुद के I डॉट से मिलकर I2 बना के उड़ जाता है, तो रिएक्शन कहीं की कहीं रह गई, वो भाई साहब अपनी दुनिया अलग बना के बैठा है, ठीक है। तो वो कंबाइन कर जाता है आयोडीन से, आयोडीन मॉलिक्यूल I डॉट बना के उड़ जाता है। अच्छा, तो मतलब ये तो मुद्दे की बात हो गई। अब आते हैं मैकेनिज्म पर। मैकेनिज्म तुम्हें याद होना चाहिए, क्योंकि देखो जिस रिएक्शन का मैकेनिज्म एनसीईआरटी खुद अपने हाथ से लिख देती है ना, इसका मतलब उस पर सवाल आने के मैकेनिज्म बेस्ड भरपूर संभावनाएं हैं। पहले ही पूछा गया है, आगे ही पूछा जाएगा, एग्जाम में भी आने की संभावना है। और मैकेनिज्म एग्जामिनर का दिमाग ठनक गया तो वो आपसे बोलते हैं भाई साहब डिटेल मैकेनिज्म लिख के बता दो, क्वेश्चन सॉल्व करो, बात खत्म। या वो देखो वो क्या करेंगे, वो क्वेश्चन ऐसे देगा, बोर्ड के एग्जाम की बात करो, बोर्ड के एग्जाम की, कि इससे ये बनता है
एक्सप्लेन विद डिटेल मैकेनिज्म। अब उड़ गए तोते, क्यों? क्योंकि सर मैकेनिज्म तो हम पढ़ते ही नहीं है। तो बेटा जी ऐसा है कि बोर्ड वाले भी पूछ लेते हैं मैकेनिज्म, वो ऐसे नहीं बोलेंगे मैकेनिज्म पढ़ के आना, वो बोलेंगे डिटेल एक्सप्लेन कर दो। तो वो यही चाहता है कि जो छापा है ना किताब वाले ने, ये तुम पूरा लिखो। कैसे? स्टेप 1, पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड का टूटना, होमोलाइसिस मेथड में डॉट बनता है, रेडिकल बनता है। फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ गया, तुम तो जाओ उधर, और एक रह गया इधर की तरफ, तो ये बन गया फिनाइल रेडिकल। अब ये इलेक्ट्रॉन खाने आएगा किससे? HBr से। अब कई बार हो सकता है कि तुम डॉट यहीं बना दो तो हाँ ये भी निकाल सकता है, नहीं तो ये निकाल लेगा, लेकिन NCERT ये लिखता है तो आप यही मानो। बेंजीन बना लिया, C6H6 है, ये 3 नहीं है, करेक्शन कर लेना इसमें, अगर आपके नोटबुक में सही है, मतलब किताब में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा मुद्दे की बात ये है, जहां तुम HBr विदाउट पेरोक्साइड में H+ जोड़ते थे, फिर तुम Br- जोड़ते थे, अब तुम्हारा Br डॉट पहले जुड़ेगा, बाद में तुम्हारा H डॉट जुड़ेगा। अब Br डॉट क्योंकि पहले जुड़ रहा है तो कैसे अप्रोच करेगा? ऐसे, यही तो नियम है, जहां H ज्यादा हो इलेक्ट्रोवाइल को वहीं जोड़ दो, या ऐसे इस तरह से इलेक्ट्रोवाइल को जोड़ो कि बनने वाला इंटरमीडिएट स्टेबल बन जाए। अभी भी मार्कोनिकॉफ रूल ही फॉलो होना था, लेकिन वो एक्चुअली क्या है, इसका इंटेंशन तो बढ़िया था, बस काम इससे गलत हो गया। कैसे? देखो, Br डॉट ने अटैक किया, कैसे? एल्कीन की तरह अप्रोच कर रहा है उस कार्बन पे जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो बेटा अपने आप डॉट यहां बनेगा। मैं जो बनाया है वो इसके लिए बनाया है, इसके लिए बनाया है। अगर तुमने उल्टा किया होता, तुम Br को यहां जोड़ते लेफ्ट में, तो राइट में क्या बन जाता? डॉट। अब जरा दिमाग लगा के अल्फाइज गिन ले फटाफट से। अरे सर GOC तो आती ही नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, इतना तो गिन ही सकता है, अल्फाइज तो गिन ही सकता है। ये sp2 है, पहले वाला sp3 पे ऐसे लगा एक, अल्फाइज कितने? 1। ये डॉट है, sp2 है, इधर 3 और इधर 2, 5 अल्फाइज। मोस्ट स्टेबल कौन है? सेकंड वाला। लेकिन बस मुद्दे की बात हो गई कि ये स्टेबल बनाने के चक्कर में किसको? इंटरमीडिएट को तुमने Br पहले जोड़ दिया। जैसे सोचो कि Br पहले जुड़ा, अब जुड़ेगा H, तो अपने आप तुम्हारा H Br में, Br का अपने आप कॉर्नर पे आ गया ना, बात खत्म हो गई। इस वजह से आपका फाइनल प्रोडक्ट ऐसा दिखेगा, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है? मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। मतलब कुल मिला के HBr में H पहले अटैक नहीं करता, अटैक पहले Br कर देता है। या ऐसे बोलो कि एक्चुअली H अप्रोच कर ही नहीं पा रहा, मैकेनिज्म ही इस तरह से चल रहा है, रेडिकल मैकेनिज्म, कि पहले Br जा रहा है, बाद में बनने वाला रेडिकल जो है टर्मिनेशन स्टेप में H निकाल लेता है, तब जाके आप प्रोडक्ट बना पाते हो कंप्लीट। ये है मुद्दे की बात, ठीक है जी। फिर आ जाते हैं इधर की तरफ, ये आपका माइनर प्रोडक्ट है, जो आप जिसको मार्क प्रोडक्ट बोलते हो ना, तो यहाँ पे ऐसे कह सकते हो आप कि HBr इन पेरोक्साइड में एंटी मार्क तो होता है मेजर, और मार्क वाला होता है माइनर। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद बात करते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि IPC नेम उनका लिखना है जो हेक्स-1 के प्रोडक्ट है HBr के साथ, एक बार एब्सेंस में, एक बार प्रेजेंस में। एक बार Br यहाँ जोड़ देना कॉर्नर पे, तो प्रेजेंस वाला हो जाएगा। जब Br बीच में आ जाएगा, मतलब प्लस बनाओगे कार्बोकेटाइन फॉर्म में, तो आप उसके अंदर एंटी मार्क बनाओगे। ठीक है, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कुछ नहीं करना है, H2SO4 होता है, H+HSO4 माइनस, अब पढ़ लो इसको, कोल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, हीट नहीं करनी है, ऐड करते हैं एल्कीन पे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, जैसा तुमने पहले पढ़ा है वैसा का वैसा, टू फॉर्म एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बाय इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, रिएक्शन खत्म खेल। फिर आगे बात करें, हाँ जी, ये मॉलिक्यूल है, ये H+ है, ये माइनस है, पहले H का अटैक कर देना तो पॉजिटिव बन जाएगा, उस पर जाके जोड़ देना, बात खत्म, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर, वेरी गुड, ये बढ़िया चीज है। पानी को जोड़ना, अब सोचो पानी ऐसे नहीं जुड़ता कि बोला पानी जुड़ जाओ पानी जुड़ जाएगा, नहीं, पानी को चाहिए साथ में एसिड, ये चीज एसिडिक वाटर होना चाहिए। तो अगर पानी जोड़ना है तो पानी पानी नहीं होता, पानी एसिडिक वाटर होता है, सिंपल सा। पानी को जोड़ना कैसे? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और, जब तुम पानी जोड़ते हो ना तो तुम ऐसा लिखते हो, बोलते हो कि जुड़ता है पानी, जुड़ता है वाटर, दिखता है OH, जुड़ता है वाटर, दिखता है OH, क्योंकि हाइड्रोजन तुम इधर जोड़ चुके हो ना, तो आपको
ऑब्जर्वेशन जो मिलेगा वो OH का मिलता है। याद रखने का आसान तरीका है, याद रखोगे तो फायदा रहेगा। क्लास में इसी तरह से याद किए थे, मुझे लगता है काफी लोगों को इस तरह याद रहा। फिर आते हैं ऑक्सीडेशन पे। एक चीज बताओ, अगर ऑक्सीडेशन करवाना चाहता हूं एल्कीन का तो बहुत तरीके हैं। जैसे ओजोनलिसिस है, उसे पूरा बॉन्ड काट दो। कोल्ड एल्कलाइन केमोनो4 है, उसमें 2H जोड़ दो सिन एडिशन के अंदर। इसके बाद हमने और भी चीजें पढ़ी थी। इसके बाद हमने पढ़ा था भी जैसे Ag ले लो प्लस O2, Ag प्लस O2 ले लो हीट के साथ, बाद में पानी डाल दो तो एंटी एडिशन हो जाता है। फिलहाल के लिए एनसीईआरटी जो लिखता है उसकी बात कर लेते हैं। फिर डाइल्यूट केमोनो4 देते हो तो 2OH जोड़ देना, सिन एडिशन होगा, ग्लाइकोल बनेगा। और ये रिएजेंट भी है, इसलिए इस पे इंपॉर्टेंट फोकस करना जरूरी है। आपका प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेस्ट होता है। टेस्ट क्या है? बेयर्स का रिएजेंट, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जहां होता है, जहां एल्कीन एल्काइन होता है, वहां पर डाइल्यूट केमोनो4 की रिएक्शन हो जाती है। बेंजीन इसको रिएक्शन को पॉजिटिव नहीं देता। इसका रीजन क्या है? बेंजीन में आपके डबल बॉन्ड तो है लेकिन वो एल्कीन नहीं है, और बेंजीन होता है एरोमेटिक। तो एरोमेटिक मॉलिक्यूल कभी रिएक्शन नहीं करना चाहिए केमोनो4 का। क्यों? एक एरोमेटिक को तुम बना रहे हो नॉन एरोमेटिक, ये घाटे का सोदा है। एल्कीन ऑन रिएक्शन विद कॉल्ड एल्कलाइन केमोनो4 एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट प्रोड्यूस करता है बिस्फेनॉल ग्लाइकोल। डीकलराइजेशन ऑफ केमोनो4 सॉल्यूशन यूज्ड फॉर द टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। मुद्दे की बात भी है भाई साहब कि एक तरह का ये टेस्ट है, एनसीईआरटी इसको लिखता है, क्योंकि एनसीईआरटी लिखता है तो ये जेईई मेंस के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। फिर आ जाते हैं एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज करते हैं एल्कीन को। हाँ, अब देखो ऊपर वाला तो था डाइल्यूट, वो भी डाइल्यूट था, कोल्ड अल्कलाइन था, लेकिन बेसिक मीडियम में भी ठंडा रखा गया था जानबूझकर। लेकिन अब नहीं, अब एसिडिक मीडियम उठाया है। और तुमको बता दूं, एसिडिक मीडियम केमोनो4 का ज्यादा खतरनाक होता है। क्या करेंगे सर, क्या करें? तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना। जब जब केमोनो4 आ जाए, जब जब K2Cr2O7 आ जाए, दोनों कंडीशन में तुम बॉन्ड को पूरा काटो, लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ CO बना दो। बना दिया CO, बोला सर ये तो कुछ और ही मिल रहा है। बेटा एक्चुअली क्या था, ये एक कार्बन का एल्डिहाइड बनता। याद दिला दूं? अच्छा, किसी को ज्यादा डिटेल में पढ़ना ना ऑक्सीडेशन, तो उसके लिए पूरा चैप्टर खोल लेना। वहां पर केमोनो4 K2Cr2O7 से रिएक्शन करवा रखे। कहां पे? जहां ओजोलिसिस पढ़ाया था ना, वहीं पे लिखवाया था कि जैसा ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस होता है वैसा ही केमोनो4 K2Cr2O7 का रिएक्शन भी होता है। तो देखो भाई, मुद्दे की बात क्या बोला गया इसके अंदर कि एल्कीन दिया, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के अंदर एल्कीन दिया, केमोनो4 दिया है, तो ये एल्डिहाइड बन गया बेटा। लेकिन ये दोनों हाइड्रोजन भी तो ऑक्सीडाइज हो सकते हैं ना। एल्डिहाइड की खास बात क्या है कि बोथ H आर ऑक्सीडाइजेबल। तो इसको दोनों को ऑक्सीडाइज करोगे तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, OH और OH। एक मियान में दो तलवारें, एक कार्बन पे 2H नहीं रहते, वाटर निकल जाएगा, CO2 वाटर बन जाएगा, बात खत्म। यही बात समझ में? फिर आते हैं ओजोलिसिस पर, सेम टू सेम वही प्रोसेस। ओजोलिसिस के दो प्रकार, कौन कौन से? ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव। ऑक्सीडेटिव में सर देखो एक्सट्रीम तक जाता है, मतलब एसिड बन सकता है तो बना दो। रिडक्टिव में एल्डिहाइड कीटोन बनाकर छोड़ दो। वैसे कीटोन का ऑक्सीडेशन तुम करने वाले वैसे भी नहीं है, लेकिन एल्डिहाइड का तो ऑक्सीडेशन एसिड में हो जाता है ना। तो अगर आपको इस पोर्शन में कोई डाउट आता है तो आप ओजोलिसिस वाले नोट्स को रेफर करना। ओजोलिसिस ऑफ एल्कीन की बात करें तो एडिशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा जी, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही है, ध्यान रखना इस चीज को। ऐसे तो आपको लिखाया गया नोट्स में, लेकिन कई बार भूल जाते हैं। कैसे सर? बेटा ओजोन यहाँ इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, एल्कीन पे जाके जुड़ जाता है। प्रोपीन पे जुड़ा तभी तो बना प्रोपीन का ओजोनाइड। आई बात समझ में? और ओजोनाइड के बाद जिंक वाटर की प्रेजेंस में इधर से निकाला इसको, इधर से निकाला इसको, बात खत्म। ये वाला CH3 C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा, ये एल्डिहाइड बन जाएगा। एल्डिहाइड रुक गया क्योंकि जिंक डाला था, अगर जिंक नहीं डालता तो ऑक्सीडेशन हो जाता। देखो देखो देखो, अगर यही रिएक्शन में यहां पर जिंक नहीं होता तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता। ऑक्सीडेशन होने के बाद वो वैसा ही बनता, दोनों तरफ के एल्डिहाइड उड़ जाते, CO2 बन जाता। आई मुद्दे की बात? मतलब अगर आपने जिंक नहीं डाला होता तो बेटा इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है दोनों साइड से। मैं आपको बता दूं, ओजोलिसिस बहुत ज्यादा बाहर पूछा जाता है। अच्छा, इसका एक बहुत शानदार इस्तेमाल पता है कहाँ होता है? इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है आपके ओजोलिसिस का कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर। मतलब एल्डिहाइड कीटोन की जो रिएक्शन है उसके अंदर शुरुआत में ओजोलिसिस करा दिया जाता है, उससे उनको बहुत मजा आता है, पता नहीं क्यों। उनको सीधा, अरे यार सीधी बात है ना, तुम सोचो एल्कीन से तुमको एल्डिहाइड कीटोन बनाना है, कितना अच्छा मेथड है, बॉन्ड काटो, बात खत्म, मॉलिक्यूल छोटा हो जाता है। ठीक है,
उसमें एल्डिहाइड बन सकता है, कीटोन बन सकता है, वेरिएशन बन जाते हैं। आप केनिजारो पूछ सकते हो, एल्डोल पूछ सकते हो, उनको पूछना है रिफोर्स में तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, नोवेंजल करा लेंगे, मतलब कुछ भी एल्डिहाइड कीटोन आ गया ना, अब तो बात खत्म, कुछ भी करा के देख लेंगे। पॉलीमराइजेशन की बात करें, पॉलीमराइजेशन वैसे तो पूरा एक चैप्टर है, लेकिन उन्होंने पॉलीमर के अंदर 2 नाम यहाँ पे मेंशन किए, उसकी बात कर लेते हैं। पॉलीमर क्या होता है भाई, देखो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जिनको मोनोमर कहते हैं, उनको बल्क में जब जोड़ा जाता है, एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं, तो उसको पॉलीमराइजेशन कहते हैं। रिएक्शन इज नॉन एज पॉलीमराइजेशन, और मॉलिक्यूल जो बनता है उसको पॉलीमर कह देते हैं, और जिनसे बनता है उनको मोनोमर कहते हैं। तो कुल मिला के 3 मेन यूनिट है, एक मोनोमर, एक पॉलीमराइजेशन और एक पॉलीमर। मोनोमर जब जुड़ता है तो उस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं, जो बनता है उसको पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर के लिए कुछ एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे लिखे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको ये दोनों याद रखने चाहिए। इथीन दिया है और प्रोपीन दिया है, इथीन से पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, ठीक है। हाई टेम्परेचर प्रेशर पे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है। फिर उन्होंने कुछ यूजेस लिखे हैं, जैसे कि इथीन से पॉलीथीन बनता है, पॉलीथीन से मतलब वो पानी की जो थैलियाँ होती है जिसमें मिल्क वगैरह कैरी करते हैं, मतलब आपको पता है पॉलीथीन के तो कितने यूज़ है यार, मतलब अब तो ये तो परेशानी का मतलब एक तरह की परेशानी हो चुकी है लोगों के लिए ना, पॉलीथीन का भी यूज़ नहीं है। पॉलीथीन से निजात कैसे पाया जाए, इस बारे में लोग सोच रहे हैं, ऑल्टरनेट ढूंढा जा रहा है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं, एल्काइंस की बात कर रहे हैं, एल्काइंस की बात करें। अच्छा, एल्काइन के बारे में बात करें तो हम ये बोल सकते हैं भाई देखो एल्काइन क्या है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, मिनिमम अगर एक मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड एक भी है कार्बन कार्बन तो वो एल्काइन है। एल्काइन के अंदर एक सिग्मा होता है, 2 पाई होते हैं, पाई बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, पाई बॉन्ड ज़्यादा है, सिलेंड्रिकल शेप होता है। कैसा शेप होता है, सिलेंड्रिकल शेप होता है। तो फर्स्ट स्टेबल मेंबर एल्काइन सीरीज का होता है, उसको इथाइन कहते हैं, इथाइन को ही बोलते हैं एसिटाइलिन। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एसिटाइलिन को यूज करते हैं आर्क वेल्डिंग में। आर्क वेल्डिंग के अंदर एक तो आपकी ऑक्सीजन होती है और एक एसिटिलीन गैस होती है, दोनों का एक साथ यूज किया जाता है। एसिटिलीन गैस को बनाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड को पानी में डाला जाता है, जिस पर आजकल ना बहुत सारे पटाखे आते हैं, बहुत अनसेफ है भाई, उसको बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करना, ठीक है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है ना कि कोई कैल्शियम कार्बाइड कितना खतरनाक हो सकता है पानी में डालने के बाद। और बहुत सारे केसेस में रिसेंटली दिवाली पे सुने भी हैं, जिसके अंदर काफ़ी बच्चे एडमिट हुए हैं। कैल्शियम कार्बाइड को यूज़ करके जो प्लास्टिक के पटाखे बना के बेचे जा रहे हैं ना, वो एक्चुअल में लीगलाइज नहीं है किसी भी तरीके से, वो सिर्फ बना के बेचे जा रहे हैं अननेसेसरी। और इस पर बहुत सारी चीज़ें भी ध्यान रखना, कैल्शियम कार्बाइड को जब पानी में डालते हैं तो एसिटिलीन गैस बनती है, साथ में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज भी होती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना भाई, कोई मिल जाए आस पड़ोस में तो उसको समझा देना कि भाई ये खेलने की चीज़ नहीं है, ये सिर्फ मज़ा आ रहा है तुमको देखकर, रिएक्शन देखकर। ये रिएक्शन अगर मतलब किसी लैब में हो रही तब तो सेफ है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि तुम जो इस्तेमाल कर रहे हो कितनी तेज़ फटेगा। हो सकता है कि आवाज़ ही आए, हो सकता है इतनी ज़्यादा एनर्जी निकल जाए कि आंख डैमेज हो जाए, 1 आंख 2 आंख, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी। और बहुत सारे केसेज है, अगर आपको विश्वास नहीं तो पढ़ लेना। मुद्दे की बात है कुल मिला के कैल्शियम कार्बाइड का किसी भी तरह से अनसेफ यूज़ नहीं करना है, बहुत समझदारी के साथ। अगर कभी ऐसा होता है कि लैब में आपको टीचर दिखा दे तो अच्छी बात है, अदरवाइज खेल खिलौने वाली बात नहीं है, इसमें कुछ खेलने वाली चीज़ नहीं है, बहुत रिगरस रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा रिगरस रिएक्शन है, ठीक है। एसिटाइलिन इज यूज फॉर आर्क वेल्डिंग, वेल्डिंग में यूज़ होती है, ऑक्सीजन के साथ मिलाई जाती है तो बनता है ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम, और ये फ्लेम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो ये लोहा पिघला देता है, तो वेल्डिंग हो जाती है। एल्काइंस आर स्टार्टिंग मटेरियल फॉर लार्ज नंबर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है, ये सब चीज़ बातें की गई है। फिर मुद्दे की बात, एल्काइन का नोमेनक्लेचर जैसे एल्कीन का होता है, एल्काइन को प्रायोरिटी दे दो, वाई एन ई इसका क्या सफिक्स होता है, नंबर 1 पे तो पेंटवानाइन, नंबर 2 पे तो पेंटोवाइन, और सब्सटेंट दिया हुआ तो 3 मिथाइल ब्यूटवानाइन। मतलब ये सिंपल चीज़ें भाई, मेरे हिसाब से मुझे लगता है इस पर ज़्यादा समय देने की आवश्यकता हमें नहीं है। आइसोमेरिज्म होगा किस तरह का होगा, सोचो ना, एल्कीन है, डबल बॉन्ड था, नंबर 1 पे नंबर 2 पे आया, उसी तरह से भी आ सकता है, मतलब पोजिशनल हो सकता है, चेन भी हो सकता है, रिंग चेन भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। फिर इसके बाद स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। देखो स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्यों, क्योंकि 2 तो सिग्मा बनेंगे कार्बन कार्बन के बीच में, उसके बाद एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के साथ क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बना लेगा, अब एक ऑर्बिटल और होगा ऐसा जो पीछे वाले के साथ क्या बना रहा होगा, वो भी पाई बॉन्ड बना रहा होगा। तो एक टेक्निकली देखा जाए तो सिलेंड्रिकल फॉर्म बन जाता है। कैसा बनता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म बन जाता है इस तरह का। अगर एसिटाइलिन की बात करूँ ना तो ऐसा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर मिलता है, ऐसा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर मिलता है एनर्जी का। अब देखो इसमें ये बोला गया है कि भाई ऑब्वियस सी बात है 2 पाई बॉन्ड होंगे, तो एक पाई बॉन्ड प्लेन के पेपर में है, मतलब पेपर के प्लेन में, आई एम सॉरी, पेपर के प्लेन में है, तो दूसरा जो है वो प्लेन पेपर के प्लेन के ऊपर की तरफ है, मतलब एक ऐसे है तो दूसरा इस तरह से रखा हुआ है। आई बात समझ में, इस तरह से मान सकते हो, ये प्लेन है तो ये पाई बॉन्ड ऊपर नीचे, और ये वाला प्लेन में, एक सिग्मा है 2 पाई है। इसके बाद बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो देखो भाई ओवरऑल मिलाया जाए
तो सिंगल से डबल स्ट्रॉन्ग, डबल से ट्रिपल। तो एनर्जी देखो आप, कार्बन कार्बन डबल की 681 है, सिंगल की 384 है, और इन्होंने जो एनर्जी लिखी है कार्बन कार्बन ट्रिपल की 823, डबल की 681, ये अच्छा कंपैरिजन है जो उन्होंने साथ में लिख दिया। और कार्बन कार्बन सिंगल की 384, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस भी है, तो ऐसा नहीं है कि नियर बाय है। फिर कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ की बात करें तो 120। अच्छा ये उन्होंने यहाँ पे, अच्छा ये इसको स्टार लगा लेना भाई लोगों, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बॉन्ड लेंथ तीनों लिख दिए उन्होंने एक साथ, सिंगल 154 है, 133 134 पिकोमीटर और 120 पिकोमीटर। आई बात समझ में? ठीक है, प्रिपरेशन करनी है मुझे, देखो वही वाली बात आ गई जो मैंने आपको कहा था कैल्शियम कार्बाइड की। कैल्शियम कार्बाइड से प्रिपरेशन करते हैं पानी में डालकर, मतलब कैसे करते हैं देखो, इंडस्ट्रियल स्केल पे अगर आपको इथाइन बनाना है तो पहले यूज करते हैं कैल्शियम कार्बन वाटर डाला जाता है। अब कैल्शियम कार्बाइड कैसे बनाया जाता है, CaCO3 को हीट करेंगे तो क्विकलाइम बन जाएगा। कैसे, लाइमस्टोन को गर्म करा, CaCO3 गर्म तो CaO बना, CaO की रिएक्शन आपने चारकोल से करी, कार्बन से करी, तो कैल्शियम कार्बाइड बना। कैल्शियम कार्बाइड पानी डाला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर C2H2, तो मतलब बेसिक सोल्यूशन बनेगा। और डेल्टा H जो होता है इसका, ये समस्या है भाई सबसे बड़ी, ध्यान से सुनना। गैस की, जब गैस बनती है तो बाहर निकलती है, और जब बाहर निकल रही होती है तो ऑक्सीजन तो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो जल जाती है, और जलने के कारण वहां पर आपको क्या आती है, इस तरह की निगेटिव जो बोलते हैं ना एनर्जी, आवाज आती है, मतलब ब्लास्ट होता है एक तरह का, तो आवाज आ जाती है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डेल्टा H जो निगेटिव है ना, ये एनर्जी बहुत निकलती है भाई, सिर्फ ये आवाज नहीं है, इसके साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन बहुत ज्यादा है, ये डेंजरस हो जाती है। फिर आते हैं मुद्दे की बात पर कि एल्काइन को और कैसे बनाया जा सकता है। आई थिंक आज का हमारा टाइम हो चुका है, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे दूसरे वाले लेक्चर में, आप इसको पढ़िएगा। इसके बाद मुझे लगता है कि हमारा लास्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट जो होगा रिकॉर्ड करने वाले, इसके बाद हम सीधा चले जाएंगे एल्काइल हाइड पे। फिर से सुनना ध्यान से मेरी बात, आप कुछ भी कर लो, अगर आपने एनसीईआरटी का हाइड्रोकार्बन चैप्टर छोड़ा है तो जेईई मेंस में बहुत संभावना है कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा कि यार ये पढ़ के जाना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई। क्यों? क्योंकि कहने को हाइड्रोकार्बन 11th का है, लेकिन सारा जो मैकेनिज्म है वो सारा का सारा 12th से कनेक्ट होता है। तो भाई लोगों, इसको पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी और तरीका नहीं है बचने का, एस्केप रूट नहीं है। हाँ, अब बोल सकते हो कि सर मुझे क्या बोर्ड की तैयारी के लिए पढ़ना चाहिए, मेरे हिसाब से ऑर्गेनिक के अंदर कनेक्टिविटी है, लेकिन फिर भी चाहो तो टू द पॉइंट बात करो तो एल्काइल हैलाइड से पढ़ सकते हो, एग्जामिनर नहीं पूछेगा क्योंकि 11th में है, लेकिन पूछ भी ले तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से मैं होता तो दोनों पढ़ता, लेकिन आप चाहे तो एल्काइल हैलाइड से पढ़ सकते हैं, लेकिन जेईई मेंस के लिए जरूरी है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय बाय, टाटा, धन्यवाद, बाय।